आसनसोल बाजार के कपड़ा व्यवसायी की विधवा को नहीं मिला इंसाफ। दक्षिण थाना पुलिस के टालमटोल से हार कर पहुंची पुलिस कमिश्नर के दफ्तर। पति के मौत के दोषियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग रखी। पति मोहम्मद इसरार की पीट कर हत्या कर देने का लगा था आरोप। इंसाफ के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम कहीं तक भी जाएंगे, सेंट्रल तक जाएंगे। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने की बैठक। अधिकारियों को दिए 1 नवंबर से 7 नवंबर तक सैनिटाइजेशन के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश। आरपीएफ ने लोकोटैंक के निकट अवैध तरीके से बनाए गए खटाल को तोड़ा। उसमें रह रहे परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। धीमे लेकिन सधे कदमों से चलकर आता यह परिवार न्याय यानी इंसाफ यानी जस्टिस चाहता है। इसलिए यह परिवार आसनसोल के सबसे आला पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर शुकेश कुमार जैन के दफ्तर में आया है। गोद में अपनी नन्ही सी बच्ची को लिए ये लड़की सी दिखती महिला अब बेवा हो चुकी है और उसके साथ उसकी माँ और पिता है, जो आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस की उपेक्षा से तंग आकर सबसे आला पुलिस अधिकारी के दर पर आए हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। अपनी प्यारी बेटी की पीड़ा को देख टूटा सा दिखता यह दुखी पिता एफआईआर की कॉपी मीडिया को इसलिए दिखा रहा है कि उनकी बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचे और उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए जिन्होंने उनकी बेटी को विधवा बना दिया है। मासूम सी दिखने वाली बिब्रतुल मिंतह का कहना है कि अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है, उन्हें पुलिस केवल दौड़ा रही है। हम अपने हस्बैंड का मर्डर केस के लिए आए हैं, जिसके साउथ थाना कुछ भी नहीं किया अभी तक। 22 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक थाना वाला लोग कुछ भी नहीं किया है। मर्डर केस है जिनको कब्र से निकलवा के पोस्टमार्टम करवाया गया और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक। तो क्या आप लोगों को मतलब क्या लग रहा है, थाना ऐसे क्यों नहीं कर रहा है? क्या क्या कारण हो सकता होगा? सब थाना ही का गलती है। थाना तो क्या आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मांग रहे तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, नहीं देंगे, कुछ भी बोल देता है। डेली दौड़ा रहा है बस थाना। तो ये कब का मर्डर है, कहाँ हुआ था, क्या इसके? 4 अक्टूबर को मर्डर हुआ था जी, और 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करवाया गया। 8 अक्टूबर को पोस्टमार्टम हुआ और उनका मर्डर उनका खुद का चचेरा भाई पांचों मिल के उनका मर्डर कर दिया। क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम है, एक का नाम है सोनू, मीनू, मुंगेरी, राजा, सुल्तान। वो चचेरा भाई है, हम लोग के घर के बगल में ही रहता है। उनका दुकान भी वहीं गांधी सो मार्केट में ही बगल में ही है। सुबह 10 बजे दुकान के लिए निकली और 11 बजे उनका मौत का खबर आ गया। सर नहीं होगा तो हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम वहाँ तक फिर जाएंगे, लेकिन हम केस सॉल्व करवाएंगे। इंसाफ के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम कहीं तक भी जाएंगे, सेंट्रल तक जाएंगे, हम करवाएंगे। वो अपने पति के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती है और अपनी इस दृढ़ इच्छा को दोहराती है कि अगर यहाँ उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह ऊपर तक जाएगी, लेकिन दोषियों को जरूर सजा दिलाएगी। दरअसल पिछले 8 अक्टूबर को आसनसोल शिल्पांचल में तब एक खबर सनसनी बनकर फैली थी जब रेलपार इलाके के ओके रोड कब्रिस्तान से एक दफन की हुई लाश निकाली गई थी ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। यह लाश थी आसनसोल बाजार के गांधी साव मार्केट में रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद इसरार की। भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 4 अक्टूबर को दफन की हुई लाश को चौथे दिन 8 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया था। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मोहम्मद इसरार के भाई ने थाने में एफआईआर दर्ज कराकर कहा था कि उसके भाई इसरार की हत्या की गई है। उसने आरोप लगाया था कि मामूली बात पर उसके 5 चचेरे भाइयों ने इसरार को पीट कर मार डाला था। एफआईआर के आधार पर पुलिस को लाश निकालनी पड़ी ताकि यह जांच की जा सके कि इसरार के साथ क्या हुआ था, क्या उसकी हत्या हुई थी जैसा कि उसके परिवार ने दावा किया था। आपको यहाँ बता दें कि इसरार की शादी हजारीबाग में हुई थी। उसके ससुर मुस्तफीज आलम को जब सारी बातें पता चली थी तो उन्होंने इसरार के परिवार को एफआईआर कराने के लिए कहा था।
तब मुस्तफिज ने कहा था कि इसरार के भाई पिता को डरा धमका कर FIR नहीं करने दिया गया था। बहरहाल अब तक पुलिस के रवैये से यह परिवार काफ़ी नाखुश है, लेकिन अब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में आकर उन्होंने आला पुलिस अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई है। इंसाफ की मांग करते हुए इस लड़की की मां रफत परवीन अपनी पीड़ा को नहीं छुपा पाई हैं। हम अपनी बच्ची का हक फैसला के लिए आए हैं। थाना में FIR किया गया है, फिर भी कोई थाना वाला सुनवाई नहीं लिया है, कोई सुनवाई नहीं मटिया दिया है। जबकि कबर से निकाल करके पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं, आया हुआ है, और डायरेक्ट साफ कहते हैं कि नहीं देंगे, अभी नहीं मिलेगा। और कातिलों को बोले थे कि 1 सप्ताह के अंदर हम अरेस्ट कर लेंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कातिलों को भी नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि आज 22 दिन हो गया, तभी हम बड़े साहब का सहारा लेने आए। यहाँ से हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारा काम पूरा होगा। अगर यहाँ से नहीं होगा, इससे ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा। हम इतना कम उम्र की बच्ची का हक फैसला के लिए आए हैं। इस बच्ची को टुआ रतीम कर दिया, उसके लिए हम आए हैं। बड़े बड़े अफसर लोग भी अपने सोचे कलेजा में हाथ धर के कि अगर हमारी बच्ची के साथ इस तरीका कातिल को हम छोड़ दें, मर्डर करके निकल जाएगा, आज हो के इसको किया, कल हो के और किसी को करेगा, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हम हक फैसला लेंगे। अपने बड़े साहब, जितने बड़े साहब हैं, सब अपने आप को सोचेंगे, माँ बहन सोचते हुए, बेटी सोचते हुए फैसला हमारा हक करेंगे। हम हक के लिए आए हैं और कुछ नहीं। हमको हक चाहिए कि हमारे बच्ची को जो दामाद को मर्डर कर दिया है, हमारा दामाद को जो मर्डर किया है, 5 को अरेस्ट करके फांसी का सजा दिया जाए। और हमको कुछ नहीं चाहिए। मार का बदला मार चाहिए, मार का बदला मार चाहिए। इतना छोटा बच्ची में। दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों की तरह ही आसनसोल शिल्पांचल में काफी लोग घूमने फिरने निकले थे। हालांकि बड़े आकार में पूजा मंडप नहीं बने थे, लेकिन फिर भी दुर्गा पूजा के चारों दिन पंडालों या उसके आसपास में लोगों की भीड़ दिखी। कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा में लोगों के सड़कों पर निकलने से अब ये खतरा बढ़ गया है कि शिल्पांचल में कोविड के मामले बढ़ सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए आसनसोल नगर निगम ने कोरोना को और बढ़ने से थामने के लिए एक विशेष ड्राइव चलाने की योजना बनाई है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को इंजीनियरिंग विभाग और सफाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने खासकर 2 मुद्दों पर अधिकारियों को काम करने का निर्देश दिया। एक तो उन्होंने कहा कि जिन जिन तालाबों और नदी घाटों में विजयदशमी के बाद प्रतिमाएं विसर्जित की गई हैं, वहां सफाई अभियान चलाया जाए और प्रतिमाओं के ढांचे को बाहर निकाला जाए। ये काम उन्होंने 29 अक्टूबर तक कर लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही तिवारी ने कोरोना के संबंध में कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लोग घरों से पूजा देखने निकले हैं। इसे देखते हुए 1 नवंबर से 7 नवंबर तक बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। साथ ही सफाई का काम किया जाएगा ताकि कोरोना और ना फैले। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान बाहर से लोग भी यहां आए, जिससे कोरोना के बढ़ने का खतरा है। इसे देखते हुए ही सैनिटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। মূলত যে বিসর্জন হয়েছে তার যে কাঠামোগুলো, তো সেগুলো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 29 তারিখের মধ্যে সবটাই 72 ঘন্টার মধ্যে সবটাই তুলে নিতে হবে। কোথাও পুকুরের মধ্যে বা নদীর মধ্যে এটা যেন পড়ে না থাকে, সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে। এবং তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 29 তারিখের পর আমাদের ইন্সপেকশন হবে বিভিন্ন জায়গায়, এবং 29 তারিখের পরেও যদি দেখি যে কোথাও এটা পড়ে আছে, পরিষ্কার হয়নি, তো যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক হবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপরে ঠিক তার 2 দিন পর 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ, যেহেতু দুর্গা পূজার সময় প্রচুর মানুষ বেরিয়েছিলেন, বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, প্রতিমার দর্শনে গেছেন, তো ন্যাচারালি একটা স্পেশাল ড্রাইভের দরকার আছে। তো 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু স্যানিটাইজেশনের কাজ শুরু করছি, আর আমাদের আরও সাফাই অভিযান যা যা চলে সেটা আমরা করবো, যার ফলে কোভিডের প্রকোপ যেন না ছড়ায়। কারণ দুর্গা পূজার সময় অনেক লোক বাইরে থেকে এসছে, অন্যান্য স্টেটে থাকেন তারা এসছে, অন্য শহরে থাকেন তারা এসছেন, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন। ন্যাচারালি একটা স্পেশাল ড্রাইভের প্রয়োজন আছে। সেই স্পেশাল ড্রাইভ 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ আমরা। मालूम हो कि इस बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान पूरे राज्य में पूजा मंडपों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ ढील दी गई थी। बहरहाल आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,53,000 से अधिक हो गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 6,546 हो गई है। अगर बात करें पश्चिम बर्धमान जिले की, तो यहाँ कुल कोरोना मरीजों की संख्या 9,700 से अधिक हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या 94 हो गई है।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल के लोको टैंक के निकट रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से टीन के शेड बनाए गए खटाल को रेलवे अधिकारियों ने आरपीएफ की मदद से तोड़ दिया। आरोप है कि ये खटाल अवैध तरीके से बनाया गया था। पिछले कुछ महीने से इसके मालिक को लगातार नोटिस देकर खटाल हटा लेने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन रेलवे के नोटिस को अनसुना किया जा रहा था, जिससे बातें होकर रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को इस अवैध ढांचे को गिरा दिया। रखे हुए थे। एक परिवार भी इनकी देखभाल के लिए रखा गया था। इस परिवार का पूरा हाल महिला और बच्चे को रोते हुए देखा। दरअसल मवेशी देखभाल के लिए रखे गए सुदेश यहाँ अपने परिवार के साथ रहे। जब आरपीएफ अधिकारी मौके पर आए तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें उनके आने से न वेजिटेबल मिल जाएगा, बल्कि उसे गिरा देगा। इसलिए उन्हें अपने सामान बाहर निकालने का समय मिले। हड़बड़ी में जितने सामान निकाल पाए वे निकाले। कौन दादा मीटर देखना है, कितना मीटर काम हो रहा है। उसके बाद थोड़ा देर बाद नीचे आया, उसके बाद देखा आरपीएफ 4-5 गाड़ी पे पहुँच गया। गाड़ी को लेके 407 लोग खड़ा दिया यहाँ साइकिल आया। और ये खटाल किसको बड़ा परमिशन दिया है, कैमरा कौन परमिशन किया है, यहाँ खटाल बनाने का परमिशन नहीं है। हम लोग बोले सर हम लोग लेबर हैं, अभी जो हम लोग का मालिक है वो तो नहीं है, यहाँ बाहर में है, मीटिंग में होगा तो बोला तोड़ना होगा। तो तुरंत आया लोग, गाड़ियों में साबल उबल। खटाल किनका था? ये बरबंदा का खटाल था। क्या है, क्या करते हैं? वो बीजेपी का चेयरमैन है सर। आया वो लोग गाड़ी उड़ी लेकर सब हमर उम्र लेकर सब दिया हुआ तुरने लगा लोग, गाय सब हम लोग बाहर किए। वो लोग को बोले सर हम लोग को 1 दिन का टाइम दे दीजिए सर, हम लोग फिर गाय सब हटा देंगे। वो लोग बोला कोई टाइम नहीं होगा, जो करना आज ही करना है। इन लोग का तो रेल का जगह है, तुम लोग का जगह नहीं है, तुम लोग का घर नहीं है। हम लोग सर ठीक है, जो भी हम लोग को गलती हो गया। फिर एक दिन हम लोग 4 महीने से हम लोग तुम लोग को नोटिस भेज रहे। तो नोटिस सर हम लोग को हाथ में अभी तक नहीं आया, तो आया कि नहीं आया ये भी हमको मालूम नहीं है। हम फिर भी हम लोग बोले कि सर हम लोग को 1 दिन का टाइम दे दीजिए, हम लोग गाय को उठा लेंगे। पानी उना भी देखिए, जैसे पानी उनी पीने का, गायों को पानी पिलाएंगे, सब तोड़ दिया है, सब कुछ जैसे लाइन उन सब काट दिया सर। इधर खटाल गिराए जाने पर इसकी मालकिन सुदेशना वर्मन का आरोप है कि चूंकि उनके पति एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके खटाल को गिराया गया है। हालांकि वो कहती है कि लोको टैंक के निकट 2 तालाब उन्होंने लीज पर ले रखा है, उसका फीस भी समय पर दिया जाता है। तालाबों में मछलियां पाली गई हैं, जिनके खाने के लिए ही इस खटाल में व्यवस्था की गई थी। मवेशियों के गोबर को तालाब में फेंका जाता है ताकि मछलियां उसे खा सके। हाँ सुने
देखिए मैं पिछले 1 साल से मेरा तबीयत पूरा ख़राब है, तो मैंने लोको टैंक का जो 2 तालाब है वो सब मेरा लीज लिया हुआ है। तो लीज का पैसा भी हम जैसे रेल अथॉरिटी को दिया जाता है वैसे वो हर साल जैसा दिया जाता है वैसे ही हम दे रहे, कभी फेल नहीं हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है। तो हम वहाँ मछली चाष किए हैं, तो उसके लिए उसको मछली को खाना देने के लिए गोबर आदि सब लगता है, तो उसके लिए ही हम गाय भी लगे गए थे। और गाय को हम लोग अपना देवता मानते हैं कि ये ऐसा बहुत जगह है जहाँ रेल का बहुत प्रॉपर्टी है, जो बहुत कोई जगह में जबरदखल है, उस सब लोग कुछ नहीं कर रहा। ये हम अच्छे के लिए किए हैं, मछली के खाने के लिए हमको जो खाना चाहिए वो सब उसी के लिए, उसका खाद के लिए वो सब रखे थे। तो आज सुने हम कि वो रेल अधिकारी आके सब तोड़ के गए हुए हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे किनका हाथ होगा? देखिए अभी पॉलिटिक्स में तो हम क्या बोल सकते हैं, बोले बहुत तो जानते ही हैं सब कुछ कि क्या होता है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। इसके लिए क्या लगता है सबको राजनीतिक चाल है इसमें किसी का? हमको तो लगता है, क्योंकि देखिए मेरा एक तरफ से मेरा हस्बैंड राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि अभी तो किस पार्टी से जुड़े हैं आपका हस्बैंड? मेरा हस्बैंड बीजेपी में है। तो किस पे निशाना जा रहा है फिर ये? देखिए अभी हम कुछ तो बोल नहीं पाएंगे कितने से, लेकिन आप लोग को भी पता है कि अभी किसका चाप होता है सरकार, इसके लिए शासक दल का चाप तो थोड़ा सा रहता ही है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो केंद्र में तो आपकी सरकार है। हाँ केंद्र में है, लेकिन ये राज्य में भी तो दूसरे सरकार है ना, तो उसके लिए एक जैसे मेरे हस्बैंड जैसे हम बोले ही है कि पार्टी में जुड़े हुए हैं, हम नहीं है, लेकिन मेरा हस्बैंड है, शायद हो सकता है कि उसके लिए कोई चाप अधिकारी को लोगों को दिया गया है, इसका चलते ये सब हुआ है।